गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़े चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम था विद्युत परिपथ और आपका जो पहला टॉपिक हमारे पास था वो था किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज मैं आपको इसी के बारे में थोड़ा और डिटेल से बताऊंगा और न्यूमेरिकल्स में इसको हम कैसे यूज में लेते हैं वो आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है। कोई भी परिपथ है उसमें लूप बनाए कैसे जाते हैं और किरचॉफ का नियम लगाया कैसे जाता है वो आज मैं आपको कंप्लीट यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो न्यूमेरिकल आता है तो उसमें आपको इसके लूप बनाने आने चाहिए। तो आज मैं आपको सिर्फ लूप बनाना सीखूंगा, किस प्रकार से इसके लूप हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, आपको पहला नियम याद होगा कि हमारे पास समेशन आई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मतलब कुल धारा का मान क्या होता है किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी संधि बिंदु पर कुल धारा का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपका पहला नियम है, ठीक है। कोई भी संधि बिंदु है उस पर कुल धारा का मान हमें 0 लेना है। ये प्रथम नियम जिसके अंतर्गत बताया था आने वाली धारा और जाने वाली धारा, निकलने वाली धारा और प्रवेश करने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। ये आपका पहला नियम था। द्वितीय नियम आपका था वो था समीशन आई आर इक्वल टू क्या था, समीशन ई। मतलब किसी परिपथ में किसी लूप के अंदर प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उसी लूप के अंदर उपस्थित सभी सेलों के बीजगणित विद्युत बागुलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमारे पास द्वितीय नियम होता है। अब इनका यूज हम कैसे करते हैं इसके लिए हम आपको अलग अलग परिपथ बना के दिखाऊंगा और फिर उसके अंदर लूप को यूज लेकर के हम इसकी सर्किट को बना के परिपथ का निर्माण करेंगे और हम क्या करेंगे, ये नियम काम में लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे आपका कोई भी एक लूप हम लेते हैं, जैसे हम ये एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये लूप ले लेते हैं हम। इसको मैं यूं लेता हूं, ठीक है। ये हमने मान लिया कोई लूप है हमारे पास, ठीक है। ये हो गया आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये R4, ये R5 और ये R6। कैसे भी लूप ले सकते हैं। लूप सोल्व कैसे करना है वो बता रहा हूं आपको। ये E1, ये आपका E2, ये प्लस E माइनस, ठीक है। ये इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास है। यहाँ से I धारा मान लीजिए निकलती है और यहाँ आते ही I धारा आपकी दो भागों में डिवाइड होती है, इधर की ओर और इधर की ओर। इधर की ओर हम मान लेते हैं I1, इधर हम क्या मान लेते हैं I2, ठीक है। इधर से ये धारा कौन सी आई, I1। ऐसे आपका ये परिपथ ऐसे धारा जाएगी और यहीं से I1 यहाँ तक आ जाती है, फिर वापस आके यहाँ पे मिल जाती है और I मिल जाती है, ठीक है। कैसा भी हो, किसी क्रम में हो, आपको ध्यान रखना है। इसको यूज लेके हम इसको सोल्व करेंगे कैसे, वो तरीका हमें देखना है, ठीक है ना। कैसा भी हो, इसको नामकरण कर देते हैं A B C D E F। अब देखो लूप को सोल्व करना है। मान लीजिए ये लूप आपका, ये इसको सोल्व करना है। लूप का नाम है आपका A F E B A। इस लूप में ये नियम आपको काम में लेना है। नियम क्या है, जितने भी प्रतिरोधक हमने लिए उन सभी प्रतिरोधकों के सिरों पर वोल्टता निकालनी है और उनका बीजगणितीय योग करना है और इसके बराबर जो भी सेल हमारे पास होगा उनका बीजगणितीय योग हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो देखो लूप के अंदर चलते हैं। लूप में क्या हो रहा है, A से F जाना है आपको, तो A से F तक आते हैं। A से F तक आएंगे तो R1 प्रतिरोध है और धारा का मान क्या है, यहाँ पर आप देखो यहाँ से धारा कौन सी आ रही है, I धारा आ रही है। तो धारा तो आपकी है I और प्रतिरोध क्या है, R1। तो ओम का नियम वोल्टता निकालना अपने को, तो वोल्टता क्या कहते हैं हमारे पास बिंदु पर क्या होता है, IR। तो धारा तो इसमें I है और प्रतिरोध क्या है, R1 लिख दिया। अब हम A से F की ओर जा रहे हैं और A से F की ओर जा रहे हैं और धारा की दिशा में चल रहे हैं क्या, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो ये धनात्मक हो गया। सेम ऐसे ही F से E तक जाते हैं, F से E तक जाओगे तब हमारे पास क्या होगा, तो F से E तक वही धारा जा रही है I और धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस। वोल्टता निकालने के लिए आपको धारा चाहिए, प्रतिरोध चाहिए। तो धारा तो है यहाँ से I और ये क्या है, प्रतिरोध R2, तो IR2। ऐसे ही E से B तक जाएंगे तो भी धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस। प्रतिरोध क्या है,
R3, धारा क्या है इसमें, यहां से चलते हैं तो धारा देखो यहाँ पर क्या है I2 बराबर। अब यहाँ पर मैंने कहा कि जो भी इसके अंदर हमारे पास सेल है उसके बराबर जो भी है सेलों का बीजगणितीय योग चाहिए। तो एक ही सेल है, सेल कौन सा है E1। अब सेल के लिए आपको मैंने बताया था, अगर आप जब सर्किट के अंदर जाते हो तो हमारे पास के अंदर लूप के अंदर अगर हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तब तो धनात्मक, और प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक। तो देखो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, तो बी से ए जाओगे तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, तो क्या हो गया, ये धनात्मक हो गया। तो ये आपका एक लूप बन गया और हमने लूप के अंदर ये नियम लगा दिया। ऐसे ही मैं मान लीजिए आपको कोई भी लूप देता हूं, आपको लूप का नाम दे दिया बी ई डी सी बी, ये लूप, ये बी ई डी सी बी। इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा, बी से ई तक जाएंगे, तो बी से ई तक धारा तो है आपकी I2, प्रतिरोध क्या है यहाँ पे R3। ध्यान से देखिएगा, बी से ई जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो धारा तो I2 है, प्रतिरोध है आपका R3, द्वितीय I2 R3। आप देखो धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा के विपरीत, तो आप देखो बी से ई की ओर धारा के विपरीत चल रहे हैं, धारा ऊपर की ओर है जबकि हम जा रहे हैं बी से ई की ओर, तो ये मान हो गया ऋणात्मक। अब ई से डी तक जाओ तो धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, ई से डी की ओर धारा की दिशा में चल रहे हैं ना, तो धारा की दिशा में चलेंगे तो प्लस, धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है R6, ठीक है। फिर डी से सी तक जाओ और डी से सी तक जाओ तो यही धारा जा रही थी I1, यहाँ से I1, यही धारा इधर की हो जाएगी, ये तो धारा क्या है आपकी I1, और धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस, धारा की दिशा में चलेंगे तो क्या प्लस, प्रतिरोध क्या हमारे पास यहाँ पे R5। सेम ऐसे ही सी से बी तक जाएंगे तो प्रतिरोध क्या आपका R4 लिख दिया, और धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धारा की दिशा में जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा प्लस, और इसमें धारा का मान क्या है, तो यहाँ से देखो धारा यहाँ से यहाँ तक I1 थी, यही धारा यहाँ तक जाएगी, यही धारा यहाँ तक आएगी, तो इसमें धारा क्या है I1 और प्लस होगा क्योंकि धारा की दिशा में चल रहे हैं बराबर। अब सेल देखते हैं, सेल इसमें सिर्फ एक ही है और हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, और जब भी प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो ऋणात्मक मान आता है। ये आपका हो गया लूप को कैसे यहाँ पर इसको लूप में व्यवस्थित करते हैं, ठीक है ना। तो ये से हो गया। ऐसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई दूसरा लूप देते, मैंने आपको लूप का नाम बता रहा हूं, A B C D E F A, ये लूप आपका, ठीक है। इस लूप को सोल्व करना है तो कैसे करोगे, बनाइए, द्वितीय नियम लगाओ, A से B तक चलो, A से B तक जाते हैं, कोई प्रतिरोध नहीं, छोड़ दो, लेकिन B से C तक प्रतिरोध है क्या R4, धारा क्या है इसके अंदर, धारा क्या है आपकी I1, धारा की दिशा में चल रहे हैं क्या, नहीं, विपरीत चल रहे हैं, धारा इधर की ओर है और हम चल रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में तो माइनस। फिर C से D तक जाओ, धारा के विपरीत चल रहे हैं तो माइनस, इसमें धारा वही है आपकी I1, ये I1, प्रतिरोध क्या है यहाँ पे R5। फिर D से E तक जाओ, धारा तो है I1, प्रतिरोध क्या है R6, धारा की दिशा में चल रहे हैं हम, उल्टा चल रहे हैं तो माइनस। फिर E से F, धारा की दिशा में चल रहे हैं क्या, नहीं, विपरीत चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं तो माइनस। धारा क्या है इसके अंदर, तो देखो धारा है इसमें, ये धारा है I, धारा क्या है I, ये धारा चल रही थी यहाँ तक, अब धारा I है और प्रतिरोध क्या आपका R2। फिर F से A तक, और F से A तक प्रतिरोध तो है आपका R1 और धारा क्या है I, हो गई। और यहाँ पर हमारे पास विपरीत चल रहे हैं तो माइनस, ये A तक हम पहुंच गए हैं, A से स्टार्ट किया, ठीक है, B C D E F A, वापस A पर आ गए, A से स्टार्ट किया तो यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं था, कुछ नहीं लिखा। B से C तक प्रतिरोध R4, धारा है आपकी I1, धारा के विपरीत चल रहे हैं तो माइनस। फिर ऐसे ही C से D तक आएंगे तो प्रतिरोध तो आपका R5, धारा क्या है इसमें, आप देख लो धारा यही चल रही थी I1 ही इसमें तो I1, धारा के विपरीत चल रहे हैं C से D की ओर तो माइनस। फिर D से E की ओर धारा विपरीत तो माइनस, धारा है I1, प्रतिरोध है R6,
फिर ई से एफ तक आए, धारा के विपरीत चल रहे हैं तो धारा तो है आपकी आई और प्रतिरोध क्या है R2। फिर यहां से यहां तक चले, यहाँ वही विपरीत चल रहे हैं तो माइनस, प्रतिरोध R1, धारा क्या है I। कर दिया तो भी वापस वहीं पर आ गए। अब इसमें आएंगे सेल के लिए। सेल में देखो हम चल रहे हैं ऐसे, सेल है दो इसमें, एक तो है आपका E1 और एक आपका E2। अब माइनस कौन सा होगा प्लस कौन सा होगा, देखो ए से बी तक गए तो प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं और मैंने कहा था प्लस से माइनस की ओर जाएंगे तो मान क्या आएगा ऋणात्मक। फिर डी से सी तक गए तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, सेल के अंदर माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो क्या हो गया आपका प्लस। बताया था आपको अगर प्लस से माइनस की ओर जाओगे, प्लस से माइनस की ओर जाओगे तो ऋणात्मक मान आएगा सेल का, और माइनस से प्लस की ओर जाओगे तो क्या आएगा धनात्मक आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये आपका हो गया कैसे इसको संयोजित करते हैं। ऐसे मैं आपको एक और प्रकृत बना के दिखाता हूं, उसको हम कैसे करेंगे वो समझिएगा, ठीक है। ऐसे बस लूप को बनाना आना चाहिए आपको, लूप बनाना सीख जाओगे तो ट्यूशन आपको आराम से कर सकते हो। बाद में 10th क्लास में आप लोगों ने किए हुए हैं ट्यूशन वैसे ही करने हैं, ठीक है। विलोपन विधि से इसको आगे सोल्व करना है। जैसे एक आपका सर्किट ऐसे दे दिया, आगे काम आएगा और ऐसे ट्यूशन आएगा भी, तो आपको पहले इसको सोल्व करना, लूप बनाना आना चाहिए। ये आपका कुछ भी नाम दे दो इसको, जैसे 2 दे दिया, 2, ये 2, ये आपका 1 ओम, ठीक है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, कुछ भी हो सकता है। प्रतिरोध का मान दिया R1 R2 की जगह मैंने वैल्यू दे दी, ये नाम दे देंगे A B C, ठीक है, D, इसको नाम दो E, दे दो, ठीक है। धारा यहाँ से आई गई, इधर गई I1, इधर हो गई I2। क्यों धारा आई है, दो भागों में डिवाइड हो गई, I1 और I2। इधर जाके इधर मान लेते धारा I3 मान लेते हैं जी, मान लो, तो इधर क्या हो जाएगी आपकी I1 माइनस I3, ये समझना पड़ेगा। इधर से आई धारा थी, दो भागों में डिवाइड हो गई, अलग अलग शाखाओं में डिवाइड हो गई, इधर I1 चली गई, इधर I2 चली गई। ये I1 धारा आगे जाएगी, यहाँ पर दोबारा I1 धारा दो भागों में डिवाइड हो गई, इधर की अगर हम I3 मान लें तो बच गई क्या, इधर I1 माइनस I2, I1 में से I3 कम कर दो तो इधर की ओर क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ तक I1 माइनस I3, ऐसे ही, ठीक है। अब इधर से कौन सी धारा आई है, I3 आई है, और इधर से कौन सी आई है I2, तो यहाँ पर आगे दोनों मिल जाएंगे क्या, इधर से तो आ गई I3, इधर से आ गई आपकी I2, मतलब इसमें प्रतिरोध में हमारे पास धारा क्या होगी I2 प्लस I3 हो जाएगी। ये धारा का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये आपको दिया जाएगा, फिर भी आप समझ लो इसको, ठीक है। ऐसा अगर लूप आ गया, इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चन इसमें आता है कि I1 I2 का मान निकालो, वो तो आप अपने हिसाब से कर लेना, पहले लूप कैसे बनाएंगे वो आपको समझना है, ठीक है। इसका लूप बनाएंगे आप, तो इसका लूप देखो, ये लूप ले लो एक तो, और एक ये लूप ले लो, ले लिया। अब मैं आपको लूप का नाम बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, A B D A, ये लूप, ठीक है, कोई बात नहीं, इस लूप को ले लिया हमने। अब A से B तक जाना है, तो A से B तक जाओगे तो धारा तो क्या है I1, प्रतिरोध क्या है 2, ठीक है, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस आएगा। अब B से D की ओर धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस, फिर प्रतिरोध क्या है 2, धारा क्या है I3, ठीक है। D से A तक आए, D से A तक आ जाओ, यहां से यहां तक आ जाओ, तो धारा तो क्या है हमारे पास I2 और प्रतिरोध क्या है 2, धारा की दिशा में चल रहे हैं क्या D से A की ओर, धारा के विपरीत, तो माइनस, प्रतिरोध क्या है आपका 2 और हमारे पास धारा क्या है I2, ठीक है, बराबर। अब इसके अंदर A B D A, इसमें कोई सेल है, सेल नहीं है तो 0। सेम ऐसे ही ये आपका दूसरा लूप लेते हैं, ठीक है। दूसरा जो लूप है वो क्या है हमारे पास, ये वाला है B C B D C D B, वापस B पे आ गई। इस लूप को सॉल्व करो, कैसे करोगे, तो देखो यहां से यहां तक आए तो धारा यहाँ पर क्या है हमारे पास I1 माइनस I2, प्रतिरोध क्या है 1, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक आ गई और धारा दिशांतर है तो प्लस आ गया। फिर इधर की ओर आओगे, धारा के विपरीत चलोगे, सी से डी की ओर धारा के विपरीत चल रहे हैं तो माइनस। प्रतिरोध क्या है 2, धारा कितनी है I2 प्लस I3, ठीक है। फिर डी से बी की ओर जाओगे तो धारा के विपरीत चलेंगे तो माइनस, ठीक है, माइनस हो गया। फिर हमारे पास क्या हो गया, प्रतिरोध तो है 2 और धारा कितनी है I3 बराबर क्या है 0। ये आपका लूप को कैसे सोल्व करना है पहले वो बताया है। अब इनको व्यवस्थित करके इनको सोल्व करके आपको I1 I2 I3 का मान आपको विलोपन विधि से जैसे 10th क्लास में आप निकालते थे वैसे आप निकाल सकते हो। फिलहाल आपको ये तरीका काम लेना है। इसमें आपको देखो 3 वैल्यू चाहिए, I1 चाहिए, I2 चाहिए और I3 चाहिए। इसमें भी I1 I2 I3 तीनों है ना, तो हमारे पास I1 I2 I3 का मान अपने को चाहिए। तो ध्यान रखिएगा ऐसे आपको 3 समीकरण चाहिए। तो एक समीकरण ये हो गया, इसको व्यवस्थित कर लेना, एक समीकरण ये हो गया, इसको व्यवस्थित कर लेंगे, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे एक समीकरण और चाहिए क्योंकि 3 वैल्यू चाहिए वो, इसका चाहिए I1 का भी चाहिए, I2 का, I3 का। अगर 2 ही वैल्यू होती I1 और I2 तब तो 2 समीकरण में काम चल जाता, लेकिन अपने पास यहाँ पर वैल्यू 3 है, I1 है, I2 है और I3, तो 3 समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो और कोई सा लूप ले लो जो भी आपको अच्छा लगे। इसमें एक लूप ये लेता हूँ बाहर वाला, ठीक है, इसको मान लेते हैं, मैं 10 मान लिया, ठीक है, जी मान सकते हैं, ये 10 मान लिया हमने, 10 वोल्ट। अब मान लो नेक्स्ट लूप में ले लिया क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा I1 I2 और I3 चाहिए, तो हम यहाँ पर लूप ले लेते हैं, 3 समीकरण लेंगे। तो 3 समीकरण बनाने के लिए A से D की ओर देखो, A D C E F A। अभी मैं सिर्फ आपको लूप सोल्व करना बता रहा हूँ, लूप बनाना बता रहा हूँ, ठीक है। बाद में आगे एक क्वेश्चन लेकर के हम इसको सोल्व करके बताएंगे। तो A से D तक गए तो धारा तो है 2, सॉरी प्रतिरोध तो है 2, धारा क्या है I2, धारा दिशांतर है तो प्लस। D से C की ओर प्रतिरोध तो 2, धारा क्या है I2 प्लस I3, ठीक है। फिर C से यहाँ तक कोई प्रतिरोध नहीं, छोड़ दो, बराबर। हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं ना, और माइनस से प्लस की ओर जाते हैं, मैंने आपको ये चीज बताई थी, प्लस से माइनस की ओर जाओगे तब तो ऋणात्मक, लेकिन माइनस से प्लस की ओर जाओगे तो धनात्मक, तो 10 होता है प्लस का। ऐसे आपके 3 समीकरण बनते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। क्योंकि I1 I2 और I3 तीनों का मान चाहिए तो 3 समीकरण लेकर के इसको विलोपन विधि से हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका लूप कैसे बनाएंगे वो आपको ऐसे ही मैं आपको अब एक एग्जांपल देके बताता हूँ और उसको सोल्व करके बताऊंगा कैसे इसको हम सोल्व करते हैं क्वेश्चंस को, वो देखिएगा। इसमें सबसे पहला जो आपका एग्जांपल है, देखिएगा एक एग्जांपल आपको दिया है, समझिएगा उस और सॉल्व कर, आप भी अपने हिसाब से उसको सॉल्व करके देखिएगा। एग्जांपल दिया है इस तरीके से आपको, ये आपका प्रतिरोध हो गया, ये शाखा भी कंप्लीट, ठीक है। फिर आपका ये हो गया प्रतिरोध और ये शाखा भी कंप्लीट। इसकी वजह देखिए आपको 14, इसकी देखिए 10 वोल्ट में, ठीक है। ये आपको देखा 4 ओम, ये देखा आपको 6, ये देखा है 2। धारा की दिशा आपको बताइए कुछ इस प्रकार से ये, ठीक है, और ये धारा की आपको दिशा बता देते हैं, जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना ध्यान में, ये आपको धारा की दिशा बताते हैं, ठीक है। नाम दे दिया, इसका नाम लिख लो, A D C B E और L। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें धारा का मान निकालिए, अलग अलग शाखाओं में जो धारा का मान है I1 I2 और I3 का मान चाहिए, ठीक है। अब धारा बता देते हैं, इसमें यहाँ पर धारा बता रखी है I2, ठीक है, और फिर आपको बोला ये धारा है I2 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये धारा बता रखी है I1 और I2 हो गई, चलिए, और इधर बता रखा आपको I3, ठीक है। आप समझिए, 3 धारा बता दी, एक तो बता दी I1, एक I2 और एक I3। यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है, कभी में आप देखो
इधर से I1 आई और इधर से I2 आई। इस सर्किट के अंदर देखो, इधर से I1 आ रही है, इधर से I2, और दोनों मिलकर कितनी क्या बन रही है, I3। तो सीधी सी बात है, I3 बराबर तो क्या है, I1 प्लस I2, मतलब I1 I2 का मान निकाल दोगे तो I3 अपने आप आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें वही तरीका, लूप लो और ये आपको ऐसे लूप ले लेते हो, ठीक है, कोई सा भी आप अपने हिसाब से लूप ले लो और इस लूप को आप सोल्व करो। पहला लूप देखो मैं ऐसे बना रखा है, मतलब ये लूप का नाम बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। बी सी लूप आपका है, बी सी, यहां से आता क्या है, सी, फिर एफ और ई, बी सी एफ ई बी, ये आपका एक लूप है। इसको सोल्व करते हैं, कर लेते हैं। चलिए इस लूप को सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस लूप को सोल्व करने पर देखो बी से सी तक आए तो धारा कितनी है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। धारा तो है I1, प्रतिरोध कितना है 6, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। C से F तक जाए तो कोई प्रतिरोध नहीं, छोड़ दो। F से E तक गए, कोई प्रतिरोध नहीं, छोड़ दो। E से यहाँ पर B तक आए तो प्रतिरोध आपका है 4, और धारा की दिशा में चल रहे हैं क्या, देखो E से B की ओर धारा के विपरीत चल रहे हैं तो माइनस हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, माइनस। धारा है आपकी I2 बराबर, ठीक है, यहां से यहां तक आए हमारे पास 6 ही ना, 6 4 2, ठीक है, ये आपको दे रखा है, हो गया। अब इसमें देखो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं, चल देखो B से C की ओर गए तो माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस का 10, C से F और F से E की ओर जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर ही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो प्लस से 14, हो गया। सोल्व कर दो इसको तो 6I1 माइनस 4I2 बराबर कितना हो गया, 24, समीकरण नंबर, कोई दिक्कत है, ये हो गया। नेक्स्ट लूप आप ये ले लो, इधर वाला लूप ले लो, B C D A B, इस लूप को बनाओ, इसको सोल्व करो तो देखो B से C तक गए तो प्रतिरोध तो है आपका 6, धारा क्या है I1, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस का, फिर C से यहाँ तक आए तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, C से D तक कोई प्रतिरोध नहीं, छोड़ दो। D से A तक आए तो प्रतिरोध तो है 2, धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस, धारा की दिशा में चल रहे हैं ना, और धारा की दिशा में चलेंगे तो क्या आता है प्लस, और धारा क्या है इसमें I3, और I3 की जगह चलो एक बार I3 लिख देता हूँ, ठीक है, बराबर, यहां से यहां तक कोई प्रतिरोध नहीं है। अब देखो इसमें सेल माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो प्लस का 10, ठीक है, इसको थोड़ा व्यवस्थित कर दो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6I1 प्लस 2I3, I3 की जगह I1 प्लस I2 करो, 2I1 प्लस I2 बराबर 10, और सोल्व करो इसको, 6I1 प्लस 2I1 ये प्लस 2I2 बराबर 10, स्कोर व्यवस्थित कर दो, I1 कितना हो गया 8I1 प्लस 2I2 बराबर 10, समीकरण नंबर। अब देखिएगा समीकरण 1 को थोड़ा मैं व्यवस्थित कर देता हूँ, क्योंकि देखो इसमें प्लस का माइनस का I2 है, इसमें प्लस का, इसमें पूरे में अगर 2 का भाग दे दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं लिख रहा हूँ 3I1 माइनस का 2I2 बराबर 12, इसको समीकरण नंबर 1 यह इसको दे देता हूँ। अब समीकरण 1 और 2 को सोल्व करके हम I1 I2 का मान निकाल सकते हैं, मैंने पहले बताया था ना, विलोपन विधि से हम इसको कर सकते हैं, तो इसको विलोपन विधि से मैं सोल्व करके बता रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, समीकरण 1 लिखो पहले तो 3I1 माइनस 2I2 बराबर 12, समीकरण 2 लिखो 8I1 प्लस 2I2 बराबर 10, इन दोनों को जोड़ दो, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ोगे तो ये माइनस का प्लस का कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा 11I1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, तो I1 बराबर कितना हो गया हमारे पास 22 बटा 2 सॉरी 11 बराबर 2 एम्पीयर। I1 की वैल्यू आ गई। जब आपके पास I1 की वैल्यू आ जाती है तो यहाँ से आप इसमें वैल्यू पुट करके I2 वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल दो। समीकरण 1 में I1 की वैल्यू पुट करने पर करो तो 3 गुणा 2 माइनस 2
I2 बराबर 12, तो ये होगा 6 माइनस 2I2 बराबर 12। इसको उधर लेके जाओगे, ठीक है, इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर ले आओ, एक ही बात है। तो 2I2 बराबर कितना हो गया, 6 माइनस 12 मतलब माइनस का 6, ठीक है। तो I2 बराबर कितना हो गया, माइनस का 6/2 बराबर माइनस का 3 है। I2 की वैल्यू आ गई, I1 की वैल्यू आ गई, इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा I3 की वैल्यू, I1 की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 3 माइनस का 1 है, तो I3 की वैल्यू आ गई। यही हम तरीका है, आपको कोई भी लूप है उसको व्यवस्थित करना है तो ये एक तरीका है, ठीक है। एक आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, और थोड़ा समझना, तो थोड़ा इससे थोड़ा सा अलग तरीके से हम करेंगे, उसको समझना। क्वेश्चन आपको दे रखा है इस तरीके से, ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका ई है और ये शाखा को इस तरीके से यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ से हमारे पास धारा बता रखी है 3 आई, ठीक है। यहाँ से 3 आई इधर आ गई, इधर की हो गई आई, इधर आई, इधर क्या हो गई आई। ये आर मान लेते हैं, सबको प्रतिरोध को हम आर मान लेते हैं, सारे को मान लिए, कोई दिक्कत है, सारे हमारे पास आर प्रतिरोध है, सारे इधर कितने हैं आर प्रतिरोध शाखाओं में, ठीक है। इधर से आई इधर आ गई तो 2 भागों में डिवाइड हो गई, क्या इधर और इधर, इधर होगी I/2, इसमें क्या हो जाएगी I/2, ऐसे इसमें भी I/2 I/2, ये इधर आई गई, इधर गई I/2, इधर गई I/2, ऐसे डायग्राम दे रखा आपको, ठीक है। इधर से I/2 आई, इधर से I/2 आई, इसमें आई, इसमें भी क्या हो जाएगी आई, इसमें भी क्या हो जाएगी आपकी आई, क्यों, इधर से I/2, इधर से I/2, दोनों मिलकर क्या हो गई आई होगी, और यहाँ से दो धारा निकली वो कितनी हो गई 3, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि 10 वोल्ट ई की वैल्यू दे रखी है आपको 10 वोल्ट तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी एक घनीय परिपथ जाल, इसमें जोड़ रखा है गणित है से जुड़िए, परिपथ जाल में 1 ओम प्रतिरोध की 12 प्रतिरोधक है, मतलब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 ओम के 12.5 प्रतिरोध है, दे लेना, ठीक है। परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध तथा घन के प्रत्येक किनारे के अनुदेश विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। आई की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, और क्या निकालना है, यहाँ पर कुल तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है, निकाल देंगे। देखिएगा, इसको नामकरण कर देते हैं, इसका नाम देते हैं, इसको दे दिया ए बी, एक मिनट देख लेता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, सॉरी इसको क्या रखा है ए, इसको बोल रखा है बी सी और सी डैश डी डैश, ठीक है, और डी डैश ए डैश हो गया, ये आपका ई हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। अब देखो सोल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले ये लूप ले लेते हैं, लूप का नाम देखो, तो सोल्व करने के लिए ए बी सी सी डैश और ई, ए, ये लूप ले लिया ऐसे करके, ठीक है, ये हमने एक लूप ले लिया। फिर से का नियम लगा देते हैं, तो यहां से हम चले ए से बी तक, प्रतिरोध तो आपका है आर, और धारा दिशा में चल रहे हैं तो प्लस का होगा, और धारा क्या है आई, बी से यहां तक आए तो धारा प्लस I/2, तो धारा है, प्रतिरोध क्या है आर, प्लस सी से सी डैश तक चलेंगी तो धारा क्या है आई, प्रतिरोध क्या है आर, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है। बैटरी दे रखी है आपको ई, या विद्युत बल ई, ठीक है, सोल्व कर देंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2IR प्लस I/2 आर बराबर ई, इसको व्यवस्थित कर दो, तो एलसीएम आ गया आपका 2, तो ये 2 दूनी 4 प्लस आई आर, एक मिनट
4IR प्लस IR बटे 2 बराबर E, या 5 बटे 2 IR बराबर E। हो गया। ये तो गया हमारे पास एक परिपथ को सोल्व करने को। अब माना इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है, R इक्वल है। क्या है, R इक्वल तुल्य प्रतिरोध। तो ओम के नियम से क्या होता है हमारे पास, तुल्य बैटरी तो हमारे पास E है, तुल्य प्रतिरोध R इक्वल है, और तुल्य धारा कितनी है इसमें, कुल धारा 3I दे रखा डायग्राम में साफ साफ। तो ओम के नियम से क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V बटा R सॉरी V बटा I, ठीक है ना। क्योंकि V बराबर हमारे पास क्या होता है ओम के नियम से, V बराबर होता है IR। तो अपने को चाहिए क्या, R की वैल्यू, तो V बटा I हो जाएगा, तो V की जगह क्या है यहाँ पे E बटे कुल धारा कितनी है 3I। तुल्य प्रतिरोध बराबर तुल्य विद्युत बटे कुल धारा। तो तुल्य प्रतिरोध विद्युत हमारे पास E है, ये 3I धारा है, तो R इक्वल वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 करते हैं। समीकरण 1 से E की वैल्यू रख दो इसमें, ठीक है। तो रखो ये कितने वैल्यू है, 5 बटे 2 IR, E की वैल्यू रखी बटे 3I, I से I कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको ऊपर लेके जाओगे हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ऊपर, ये आपका नीचे आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 5 बटे 6 सॉरी हाँ नीचे आ गया ना, दूनी 6, तो 5 बटे 6 R। तो R की वैल्यू क्या होगी, और R की वैल्यू आपको पता है कितनी दे रखी है, शुरुआत में रखा है 1, कितनी दे रखी है 1, तो रख दो, तो 5 बटे 6 आ जाएगा आंसर ओम। R इक्वल की वैल्यू आ गई आपके पास, R इक्वल की वैल्यू आ चुकी है। धारा का मान चाहिए, और धारा का मान चाहिए तो यही सूत्र दोबारा काम ले लो। देखो इसी फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा। 3I बराबर E बटा R इक्वल कर सकता हूँ इसी से। E की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 10, और R इक्वल की वैल्यू कितनी आई है 5 बटे 6 हो गई, ठीक है। तो I की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 3 को चले जाओ, तो 10 गुणा 6 बटे 5 गुणा 3, ठीक है। सोल्व कर दो, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 एम्पियर। तो आप देख सकते हो ये हमने कर लिया है। I का मान निकाल दिया, R इक्वल की वैल्यू निकाल दी, तुल्य प्रतिरोध पूछा था, ये हम इस तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर शायद आपका है 6.3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। ये आपका किरचॉफ के नियम को आप कैसे काम में लेंगे, इन परिपथों को कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको एक तरीका बताएं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसके जितने भी एग्जाम्पल काम में आ रहे हैं अभी तक, वो सारे एग्जाम्पल आपका केस में देखिए।